दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं टॉप 50 MCQ जो भौतिक विज्ञान के RRB, NTPC, ALP, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। पिछली क्लास में हमने 50 MCQ किए थे और आज हमारी क्लास 2 है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और शुरुआत करने से पहले हम आप सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो देखते हैं, और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं क्योंकि साइंस प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछी जाती है और यही क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 51 नंबर से स्टार्ट होगा। देखते हैं पहला प्रश्न, गतिमान वस्तु में होती है। तो गतिमान वस्तु में क्या होती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर डी गतिज ऊर्जा। और कहाँ पूछा गया है? RRB इलाहाबाद परीक्षा 2007 में। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। व्याख्या है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, चलती गाड़ी में बैठे आदमी को या आदमी की ऊर्जा होगी। ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, डी शून्य। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा गतिज एवं स्थितिज दोनों। देखते हैं थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को या व्याख्या को। दिया है, चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। और अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्या है क्रिया प्रतिक्रिया? देखते हैं। ए दो भिन्न विषयों यानी कि ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करते हैं। बी समान परिमाण रखते हैं। सी विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। डी सभी सही हैं। यहाँ पर सही देखें तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया, तो हो जाएगा हमारा डी सभी सही, यानी कि दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। समान परिमाण रखते हैं, यह भी सही है। विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, यह भी सही है। देखते हैं इसके व्याख्या को। क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, अतः सभी विकल्प सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला बल समय होगा।
यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ए 2 गुना, बी आधा, सी 3 गुना, डी 1/4। तो RRB गोरखपुर TC परीक्षा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें हम कि इसका क्या हो जाएगा, तो होगा हमारा बी आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला बल समय होगा। यह दूरी अपवर्तित रहे तो हमारा आधा हो जाएगा लगने वाला समय। देखते हैं इसकी व्याख्या को हम। गति बढ़ाने से नियत दूरी रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यदि अर्थात चाल अल्फा 1 समय हो जाएगा, अतः चाल के समय व्युत्क्रमानुपाती होगा। आगे देखते हैं। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। ए विभवमापी, बी एमीटर, सी वोल्टमापी, डी गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वोल्टमापी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। वोल्टमापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है या मापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवर्तकाल, डी समय। तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो हो जाएगा हमारा बी तरंगदैर्घ्य। देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। ए तापक्रम, बी प्रवाह, सी दाब, डी चाल। तो टैकोमीटर वह उपकरण है जिसके द्वारा हम मापते हैं डी चाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ शेफ्ट ऑफ रोटेशन नापते हैं। इसे RPM ह्यूज भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टैकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टैकोमीटर यंत्र से वायुयानों या मोटरबोटों की गति मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है। ए पवन की दिशा, बी पवन का वेग, सी पवन की दाब प्रवणता, डी पवन की गति एवं बल। तो एनीमोमीटर की बात करें तो यहाँ एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अब हम देखते हैं ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018। पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। गति का प्रथम नियम डैश की परिभाषा देता है। ए वेग की, बी दूरी की, सी त्वरण की, डी विश्रांति की। तो यहाँ पर
इसका सलूशन देखेंगे, उसके बाद में हम आंसर पर जाएंगे। गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है। नोट: रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, इस कारण हमने आपको आंसर इसका नहीं बताया है। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा? ए वेग, बी बल, सी दाब, डी थ्रस्ट। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी बल। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? ए संवेग, बी बल, सी दाब, डी उत्क्षेप। तो हो जाएगा हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए संवेग। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। व्याख्या में दिया गया है, v वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि संवेग बराबर m इंटू वी, अर्थात द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाब की एसआई इकाई है? ए जूल, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी डाइन। तो दाब की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी पास्कल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। एसआई पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पास्कल को संक्षिप्त में पीए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः 1 पीए बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बल बटे त्वरण। तो बल बटे त्वरण क्या होता है? ए संवेग, बी गति, सी द्रव्यमान, डी दाब। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं कि बल बटे त्वरण क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी द्रव्यमान। बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, अतः बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान हो जाएगा। तो यह तो सीधा सीधा है। आगे बढ़ते हैं। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए 20, बी 72,000, सी 2.0, डी 200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा
ए 20 लिखेंगे और देखते हैं यह 20 किस प्रकार निकल कर आ रहा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को यदि मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया करना हो तो हम लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, यानी कि 72 गुणे 1000 गुणे 60 गुणे 60 बराबर 72 गुणे 5/18 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगा हमारा सही उत्तर। इस प्रकार हम 20 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। ए 1.63 सेकंड, बी 1.43 सेकंड, सी 1.53 सेकंड, डी 1.33 सेकंड। तो इसका सही उत्तर देखते हैं इसके सॉल्यूशन में और उसके बाद में हम आंसर पर जाएंगे। ऊपर की ओर फेंकते समय वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम ऊंचाई कितनी है हमारे पास 10 मीटर। उच्चतम बिंदु वेग v बराबर कितना 0 है। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाए तो गति के प्रथम समीकरण से देखते हैं। v बराबर u माइनस जी टी से 0 बराबर 14 माइनस 9.8 इंटू टी, यानी कि 9.8 टी बराबर 14 हो जाएगा। टी यहाँ पर रोक लेंगे हम। 14/9.8 यानी कि 140/98 अतः टी बराबर 1.428 यानी कि 1.43 सेकंड लगभग। तो हम यहाँ पर इसके सही उत्तर को लगा लेंगे 1.43 सेकंड। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होगा। a mv, b mv स्क्वायर, c 1/2 mv स्क्वायर, d m/v या m/v। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा a m इंटू v। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। किसी वस्तु में उत्पन्न संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात m द्रव्यमान की वेग से गतिमान वस्तु का संवेग m इंटू v होगा। अर्थात यदि वस्तु के संवेग को p से व्यक्त करें तो p बराबर mv होगा। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या kgms होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ए बल, बी वेग, सी त्वरण, डी दूरी। तो वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास डी दूरी। यह कभी ऋणात्मक में नहीं होगी। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। व्याख्या में दिया है बल, वेग तथा त्वरण ये सभी भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ हैं जिनमें
परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है। अतः इनके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दिशा के अनुसार हो सकते हैं, लेकिन दूरी अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा करना ए उसका जड़त्व कम करता है, बी उसका संवेग बढ़ाता है, सी उसका संवेग कम करता है, डी उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। तो वह किस लिए दौड़ता है? तो हो जाएगा उसका संवेग बढ़ाता है, इसलिए वह दौड़ता है। देखते हैं इसके सलूशन को। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद कर प्राप्त करनी होती है, अतः वह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग वृद्धि करके वह अपने शरीर का संवेग गति की मात्रा बढ़ा सके। ध्यातव्य है कि एथलीट के शरीर का द्रव्यमान m स्थिर रहेगा, अतः कूदने से पहले संवेग mv का मान दौड़कर अधिक से अधिक वेग मान v प्राप्त करके ही बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है। क्या? ए दूरी, बी संवेग, सी त्वरण, डी बल। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारह का यदि सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी त्वरण। देखते हैं इसके सलूशन को। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय x अक्ष पर वेग y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। इनमें से कौन एक सदिश राशि है? ए ऊर्जा, बी कार्य, सी विस्थापन, डी गति। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी इसका सही उत्तर है, क्योंकि केवल विस्थापन ही सदिश राशि है। और बात करें ऊर्जा, कार्य एवं गति की, तो यह तीनों अदिश राशियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सलूशन को। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यह वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। अर्थात विस्थापन के लिए परिमाण या संख्यात्मक मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी आवश्यक है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। और जितनी अदिश राशियाँ होती हैं उनको
दिशा के साथ में परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इस कारण उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जी का मान, तो जी का मान क्या होता है? ए विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है। बी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। सी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। डी नियत रहता है। तो यहाँ पर जी का मान देखें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यह जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? देखते हैं यहाँ पर। ए वजन और द्रव्यमान की। बी वजन और संवेग की। सी वजन और त्वरण की। डी वजन और बल की। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वजन और बल। तो यहाँ पर हम वजन और बल भर लेंगे। वजन बल की एसआई इकाई न्यूटन है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है। वजन यानी कि भार भी एक बल है जो पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी लिया जाए तो वस्तु का भार गुरुत्वीय बल एम इंटू जी अर्थात एम जी होता है। भार भी बल है या भार भी बल ही है, इसलिए भार और वजन की एसआई इकाई न्यूटन होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है मंदन डैश है। तो मंदन की बात करते हैं। ए अपरिवर्तनशील त्वरण। बी धनात्मक त्वरण। सी चर त्वरण। डी ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ पर देखें मंदन क्या है या मंदन है, तो हो जाएगा सही उत्तर। इसमें भरेंगे हम डी ऋणात्मक त्वरण है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो यह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड से लिया जा सकता है? ए 2.5 सेकंड। बी 5 सेकंड। सी 50 सेकंड और डी 10 सेकंड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 2.5 सेकंड। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि यह किस प्रकार निकलेगा।
यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले गेंद का प्रारंभिक वेग u बराबर 25 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। q यानी कि पिंड का गुरुत्वीय त्वरण g के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है। अतः गति के समीकरण से कौन सा समीकरण है, v बराबर u माइनस जी टी। यह समीकरण लगाकर हम निकालेंगे इसको। अब उच्चतम बिंदु हमारा v बराबर क्या हो जाएगा, 0। अतः 0 बराबर 25 माइनस 10 इंटू टी, यानी हो जाएगा 10t बराबर 25, क्योंकि हम 0 की तरफ माइनस में 25 जो है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा हमारा, या 10t को इस तरफ, ये माइनस में है तो इनको लाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25, यानी कि t जब हम इनको देखेंगे इधर 10t जैसे कि दिया है 10t बराबर 25, तो यहाँ पर हम t छोड़ेंगे, यहाँ पर इसको काट देंगे, लेकर आ जाएंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब 5 25/10 यानी कि 10 का नाम 10, 10 दूनी 20 यानी कि 2.5 गुना आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा t बराबर 2.5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2.5 इस प्रकार लगा लेंगे इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन मीटर किलोग्राम माइनस 2 की एसआई इकाई डैश है। ए गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, बी संवेग, सी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, डी दबाव। तो यहाँ पर यह फार्मूला जो दिख रहा है इसका क्या आंसर निकल कर आ जाएगा, तो देखते हैं यहाँ इसका सही उत्तर तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मिल रहा, तो सीधे हम देखते हैं इसका आयोग की तरफ से कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन उसमें गलत है। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसको छोड़ देंगे। जी गुरुत्व के कारण त्वरण, तो यहाँ पर जी का पूछा जा रहा है गुरुत्व के कारण त्वरण, यानी कि ए ऑप्शन जी आर स्क्वायर बाई एम, बी जी एम बाई आर स्क्वायर, सी जी बाई एम आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर एम बाई जी। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी जी एम बाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ए समुद्र स्तर पर, बी ध्रुवों पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी पृथ्वी के केंद्र पर। तो गुरुत्वीय त्वरण निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा डी पृथ्वी के केंद्र पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। ए टी बराबर 1+u, बी बराबर टी बराबर u, सी बराबर टी, सी ऑप्शन में हो जाएगा टी बराबर 1/u, डी टी बराबर 1/u। तो यहाँ पर आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध पूछा जा रहा है, क्या संबंध है, तो यहाँ पर संबंध की बात करें तो हो जाएगा सी
T बराबर 1/u। देखते हैं अगले प्रश्न को। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को कहते हैं। ए संवेग, बी जड़त्व, सी बल, डी गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर यदि देखें हम तो हो जाएगा बी जड़त्व। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा जब अपनी गति अवस्था का विरोध किया जाता है तो यह गति का जड़त्व कहलाता है। जब वस्तु अपनी विराम अवस्था से परिवर्तन का विरोध करती है तो यह विराम का जड़त्व कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया है गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए 2as बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सी v बराबर u प्लस ए टी, डी में आ जाएगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके लिए हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। यहाँ पर देखें कि कौन सा गलत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बिल्कुल सही है। डी वाला देखें ऑप्शन यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यह भी हमारा सही है। वी अगर देखें वी बराबर यू प्लस ए टी, यह तो गति का प्रथम नियम है का सूत्र है। तो यह हमारे तीनों सही हो जाएंगे। और गलत कौन सा है? तो गलत हो जाएगा हमारा ए 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं सबसे पहले इसकी हम थोड़ा सा व्याख्या को। त्वरित रेखीय गति के लिए अंतरिम वेग v का मान प्रारंभिक वेग u से अधिक होता है। अतः 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर समीकरण गलत हो जाएगा। सही समीकरण 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, विकल्प ए दिया गया समीकरण गलत है। शेष सभी विकल्प दिए गए समीकरण सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? ए घनत्व, बी तापमान, सी द्रव्यमान, डी आयतन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखते हैं या इसकी व्याख्या को देखते हैं एक बार। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। दिया है 120 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान वाली गोली छोड़ी जाती है। यदि गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी? ऑप्शन ए 3 × 10 स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, बी 0.3 मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, डी 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा डी 3 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को कि कैसे यह सॉल्व किया गया है। दिया है यहाँ माना बंदूक V1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पीछे हटती है। संवेग संरक्षण के नियमानुसार M1 V1 बराबर M2 V2 हो जाएगा। 120 गुणे V1 0.04 गुणे 90, यानी कि V1 इधर कर लेंगे जब हम, और 120 को यहाँ इसके नीचे ले आएंगे तो 120 नीचे होगा, 0.04 गुणे 90 ऊपर हो जाएगा। तो निकल कर आ जाएगा हमारा, जब हम इसको काटे पीटेंगे यहाँ से और 0.4 को चेंज करेंगे तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा 3 × 10⁻²। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश गुणे इसका पृथ्वी पर भार कितना हो जाएगा? ए 1/5, बी 5, सी 1/6, डी 6। तो ये पूछ रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार डैश गुणे इसका पृथ्वी का भार, यानी कि पृथ्वी का भार का चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको यहाँ पर 1/6 कर दें, यानी कि पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर भार हो जाएगा 1/6, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर उसका भार 60 किलोग्राम का है तो 1/6 भार कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 जब लगाएंगे तो 6 करना 6 कट जाएगा, बचेगा हमारा 10। तो पृथ्वी पर उसका भार 10 बच जाएगा, चंद्रमा पर उसका भार 10 बच जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। हम यहाँ पर 1/6 भरेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा? ए स्थितिज ऊर्जा का, बी कार्य का, सी संवेग का, डी बल का। तो सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी संवेग का। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होता है? तो हो जाएगा संवेग का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को एक बार। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बल के अभाव में निकाय संवेग अचर रहता है, अर्थात निकाय इस दशा में संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है, अतः सेल के विस्फोट में संवेग संरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करके जिसके साथ इसे फेंका गया था। ए 125 मीटर प्रति सेकंड, बी 65 मीटर प्रति सेकंड, डी 10 मीटर प्रति सेकंड, डी 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है इसमें ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 मीटर प्रति सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, वह वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसका ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर कोई भी इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो छोड़ते हैं, इसमें कुछ तो मिस्टेक है कहीं पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दस मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। ए 1000 किलोग्राम, बी 250 किलोग्राम, सी 750 किलोग्राम, डी 500 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको हम सही उत्तर बताते हैं। इसका हो जाएगा डी 500 किलोग्राम कार का द्रव्यमान हो जाएगा। और यहाँ दिखाते हैं हम आपको एक बार सॉल्यूशन को भी, आप यहाँ देख सकते हैं। ट्रक तथा कार की टक्कर में संवेग संरक्षण का नियम लागू होगा। माना कार का द्रव्यमान m है, ट्रक का द्रव्यमान m बराबर 2000 किलोग्राम। टक्कर के पहले ट्रक का वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर के पहले कार का वेग v बराबर 0। टक्कर के बाद कार तथा ट्रक का संयुक्त वेग v बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड तथा इनका संयुक्त द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2000 प्लस m। संवेग संरक्षण के नियम से देखते हैं। टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, यानी कि टक्कर के पहले देखें यदि 2000 गुणे 10 प्लस m इंटू 0, बाद का देखें टक्कर के 2000 प्लस m इंटू 8, अतः 2000 प्लस m बराबर 2000 बटे 8। तो हो जाएगा हमारा 2000 प्लस m बराबर 2500। तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 500 किलोग्राम। अतः कार का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। ए त्वरण, बी बल, सी चाल, डी वेग। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, वह हो जाएगा हमारा डी वेग। देखते हैं अगले प्रश्न को। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। तो किसके बीच संबंध प्रदान करता है? ए स्थित वेग, बी स्थित समय, सी वेग समय, डी वेग संवेग। तो सही उत्तर हो जाएगा बी स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है गति का द्वितीय समीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को।
गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थित समय में संबंध स्थापित करता है। गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। दिया है बल गुणे विस्थापन डैश के बराबर होता है, यानी कि बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर हम उसमें गैप को भरते हैं। देखते हैं। ए उत्क्षेप, बी ऊर्जा, सी दाब, डी कार्य। तो बल गुणे विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, डी कार्य के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, यह एक सूत्र बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सलूशन को। भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो तथा कार्य का मान निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त होता है। जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। यदि बल पूछा जाए बल बराबर क्या हो जाएगा, तो बल बराबर निकालना जब हो हमको, तो बल बराबर हो जाएगा कार्य बटे विस्थापन। विस्थापन यदि पूछा जाए तो कार्य बटे बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। ए 10-2, बी 10-1 4, सी 10-1 1/4, डी 10-1 1/2। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 10-1 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। ए न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर -2, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, डी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक SI इकाई सी न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले, देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या को हम। हो जाएगा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर या किलोग्राम -2 हो जाता है। तो इस प्रकार हम न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 0.8 v की चाल से छोड़ा गया। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए 4r या 4r हो जाएगी। देखते हैं अगले प्रश्न को।
इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए शक्ति, बी त्वरण, सी विस्थापन, डी बल आघूर्ण। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो इनमें से कौन सी सदिश नहीं है, यानी कि 3 तो इसमें सदिश हैं, जो सदिश नहीं है वह हमको बतानी है। तो पहले हम देखते हैं जो अदिश हैं, यानी कि विस्थापन। सदिश नहीं पूछा जा रहा है, तो सदिश कौन सी नहीं है? बाकी 3 इसमें सदिश हैं। तो विस्थापन तो सभी को पता पहले से हमारा सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। बल आघूर्ण, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। परिमाण और दिशा, और त्वरण में भी परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है ए, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही हमारा सदिश नहीं है, जो हमारा हो जाएगा अदिश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के से पहले देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सल्यूशन। बल, संवेग, बल आघूर्ण, आवेग, भार, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि सदिश राशियां हैं, जबकि शक्ति अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी स्टेरेडियन, सी पास्कल, डी रेडियन। तो दाब की एसआई इकाई है, उसका सही मात्रक हो जाएगा हमारे पास, दाब हो जाएगा सी पास्कल। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए ओम, बी जूल, सी अर्ग, डी कैलोरी। तो मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा डी। मानव की जो ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में व्यक्त करते हैं। देखते हैं इसके थोड़ा सा सॉल्यूशन को। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु कैलोरी का प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा का भी मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है? ए बल, बी भार, सी वेग, डी संवेग। तो सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। देखते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन को। कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बल की इकाई है डैश में हमको बताना है ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से बल की कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर बल की इकाई जो है
तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, जहां बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? ए चाल, बी बल, सी दूरी, डी समय। तो यहाँ पर कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी बल। चाल, दूरी और समय एक अदिश राशि है, जबकि बल एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। जो पार्ट 1 को में हमने 50 प्रश्न किए थे और हमने पार्ट 2 में भी 50 प्रश्न किए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।